नमस्कार। आईपीएल सीरीज के हमारे इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में कि आखिरकार अब तक का जो सफर था आईपीएल में वो सनराइजर्स हैदराबाद का कैसा रहा है और उससे यूएई में जो मुकाबले खेले जाएंगे उसमें कितनी उम्मीदें जगती हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के फैन हैं, अगर उनकी टीम को आप फॉलो करते हैं, उनके खिलाड़ियों को अपने ड्रीम 11 में पिक करते हैं, तो आखिरकार अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा इन खिलाड़ियों का, उसके बारे में हम आज के अपने इस एपिसोड में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक बार ही विजेता बनी है अब तक के आईपीएल के टोटल जो अभी तक संस्करण हुए हैं, एडिशन जो हुए हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हैदराबाद नाम से ये जरूर टीम है, लेकिन इससे पहले 2008 में जब इस आईपीएल की शुरुआत हुई थी उस समय हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स के नाम से ये टीम हुआ करती थी। लेकिन 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहली बार आईपीएल में भाग लेती हुई नजर आई थी। लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद ही, यानी कि 13, 14 और 15 को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद 2016 में ये टीम चैंपियन बन जाती है। तो आखिरकार इस टीम के चैंपियन बनने तक के पीछे की कहानी क्या रही है और इस टीम में वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जिन पर की नजरें गड़ा करके रखने की जरूरत है, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की स्क्वाड को देखें तो मुझे लगता है कि जो 8 टीमें आईपीएल में खेल रही हैं उनमें से सबसे सॉर्टेड अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बात किया था मुंबई इंडियंस के बारे में, उसी तरीके का स्क्वाड जो है वो नजर आता है आपको सनराइजर्स हैदराबाद का। और ये एक ऐसी टीम नजर आती है जिसमें ज्यादा सरदर्दी नहीं है, टीम में काफी कुछ नया भी हुआ है। इस बार के एडिशन में अगर देखें तो ट्रेवर बेलिस को जो है वो बतौर कोच लाया जा रहा है, साथ ही साथ डेविड वार्नर जो है वो कैप्टन बन करके एक बार फिर से नजर आएंगे इस सीजन में। और वीवीएस लक्ष्मण जैसा सुलझा हुआ प्लेयर तो है ही। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो ये पूरी टीम है वो एकजुट होकर के खेलती है। इनके पास जो गेंदबाजी की जो फौज है, जो इनके पास ऑलराउंडर हैं वो भी अगर आप देख लीजिए, और जो इनके पास बल्लेबाज हैं, काफी नपे तुली जो है वो टीम नजर आती है। फील्ड में प्रदर्शन करके देते हैं। कोई बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से नहीं है बैटिंग और अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, लेकिन जो इनके पास खिलाड़ी हैं वो काफी परिपक्व हैं। चाहे वो बैटिंग की बात कर लीजिए, ऑलराउंडर्स की श्रेणी में बात कर लीजिए, चाहे आप बॉलिंग में चले जाइए। तो आज हम चर्चा कर लें कि आखिरकार किन किन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है। स्क्वाड की बात करें, जब भी आप मैदान पर उतरते हैं उससे पहले जो स्क्वाड बनाते हैं उसमें इनको ज्यादा कुछ देखना नहीं है। 4 जो फॉरेनर्स आप अपनी टीम में खिला सकते हैं उनमें से इनके साथ क्या है कि 3 खिलाड़ी जो है वो सीधे इनको बैटिंग में रखना पड़ता है और तभी इनकी जो है बैटिंग स्क्वाड बन पाती है, क्योंकि आपको टॉप में 5 बल्लेबाज कम से कम चाहिए। अगर आप जाते हैं 5 बल्लेबाज, 1 विकेट कीपर, 5 गेंदबाज जिनमें 3 फास्ट या 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या अगर आप 4 स्पिनर को लेकर के, 4 दरअसल माफ कीजिए गेंदबाजी को लेकर के अगर देखें तो 4 अगर बॉलर्स वहां पे हैं तो आपके ऑलराउंडर की श्रेणी में कुछ खिलाड़ी होने चाहिए थे। और ऐसे में अगर देखें तो जो उनका टॉप ऑर्डर है, पहले के जो 4 खिलाड़ी हैं वो बड़े ही सॉर्टेड हैं, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और सब कुछ ठीक रहा। तो ये 4 खिलाड़ी का जो क्रम है वो बिल्कुल समान रहेगा। डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो, डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो, अब देखिए कितनी घातक ये ओपनिंग जोड़ी हो जाती है। पिछले सीजन में दोनों ही बल्लेबाजों ने प्रूव किया था। उसके बाद नंबर 3 पर भरोसेमंद केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के कप्तान है और क्या गजब की बल्लेबाजी करते हैं। कहीं भी बैटिंग करा लीजिए, ओपन में उन्होंने किया है आईपीएल में, नंबर 3 पर बैटिंग कर चुके हैं, नंबर 4 पर बैटिंग कर चुके हैं। और एक दौर वो भी रहा है जब कहा जाता था कि अगर 30 से ऊपर का आंकड़ा केन विलियमसन बना लेते हैं तो फिर टीम के जीत के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम विलियमसन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं डेविड वार्नर की और साथ ही साथ जॉनी बेयरस्टो की, ताकि ये बल्लेबाजी के वो मुख्य आधार हैं जो कि आपको शुरुआत देते हैं। पावर प्ले में रन बनाने की भी जवाबदेही इनके ऊपर होती है, विकेट भी बचाना है और बाद के जो खिलाड़ी बैटिंग करने आने वाले हैं उनके लिए भी एक अच्छा टोटल जो है वो खड़ा करना उनके सामने, ताकि जो एवरेज का है वो दबाव उनके ऊपर ना आए। तो पिछले सीजन में जॉनी बेयरस्टो ने 400 से ज्यादा रन बनाए थे। अब आप सोचिए कि जॉनी बेयरस्टो आते हैं, वार्नर का फॉर्म हमेशा से हमने देखा है कि कितना शानदार रहता है। जिस सीजन में, यानी कि 2016 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिस सीजन में आईपीएल की विजेता टीम बनी थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, उस सीजन में 850 के आसपास रन बनाए थे डेविड वार्नर ने। तो जो स्क्वाड है
उसमें अगर आप देखें टॉप के 4 बल्लेबाज हो गए आपके डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन और नंबर 4 पर अपने भारतीय स्टार मनीष पांडे, जो कि हमेशा हर सीरीज में कुछ ना कुछ बेहतर करके दे जाते हैं। अब हम अगर आ जाएं बात करने के लिए कि आखिरकार जो स्थिति है वो क्या है। डेविड वार्नर के पिछले 5 साल के आंकड़े हम उठा करके देखते हैं। 2014 में 528 रन 48 का औसत, 2015 में 562 रन 44 का औसत, 2016 में 848 रन। इसी सीरीज की मैं बात कर रहा था, इसी आईपीएल एडिशन की बात कर रहा था, जहां पर कि डेविड वार्नर के एक तरफा प्रहार ने सभी टीमों को नस्तानाबूद कर दिया था। बतौर कप्तान जिस तरीके से इन्होंने लीड किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, वो काम करके डेविड वार्नर अपनी टीम को विजेता बनाया था और पहली दफा जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2017 641 रन 59 के आसपास का औसत है। 2019 में जब ये वापसी कर रहे थे दबाव बहुत ज्यादा था और इसका कारण आप सबको पता है, क्योंकि 2018 जो था वहां पर ये मिस कर चुके थे। आपने देखा 2017 बताया मैंने, 2018 मिस किया था क्योंकि बॉल टैंपरिंग का जो है वो केस हुआ था और 2018 में कप्तानी मिली थी केन विलियमसन को। और उस पर हम आएंगे कि आखिरकार उस साल क्या हुआ था। 2019 में जब वापसी करते हैं 12 मैचेज में 692 रन, औसत 70 का है। आप सोच लीजिए T20 क्रिकेट में इतनी कंसिस्टेंसी किसी बल्लेबाजी कैसे हो सकती है, लेकिन डेविड वार्नर ने वो कर दिखाया और वो भी एक ऐसे मतलब कला कौशल वाले बल्लेबाज नहीं, आक्रामक बल्लेबाज हैं, कोई डिफेंसिव अप्रोच उनका नहीं होता है। और सबसे बड़ी जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 144 का स्ट्राइक रेट है, 8 हाफ सेंचुरीज एंड 1 सेंचुरी। ये बताता है कहानी टोटल कि आखिरकार डेविड वार्नर ने किस तरीके का प्रदर्शन किया था। अब हम बात कर लेते हैं 2019 में उनके साझीदार, यानी कि पिछला सीजन जो हुआ उसमें जॉनी बेयरस्टो का साथ मिला। एक तो वो विकेट कीपर भी हैं, दूसरी चीज ये है कि वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी हो गया और इवन उतने ही खतरनाक हैं जितने कि डेविड वार्नर हैं। हमने देखा है किस तरीके से इंग्लैंड के लिए वो ओपन करते हैं, किस तरीके से वो बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, तो उतने ही खतरनाक हैं। लेकिन दोनों के बीच सामंजस्य काफी अच्छा, तालमेल काफी अच्छा था और पिछले सीजन में हमने देखा कि 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाया था, 692 रन बनाया था आपको वार्नर ने, लेकिन 425 रन जो है उन्होंने बनाए थे जॉनी बेयरस्टो ने। और जॉनी बेयरस्टो ज्यादा तेज पारी खेलते थे, डेविड वार्नर को मौका मिलता था थोड़ा अपने आप को सेट करने का और ये दिखाता है। क्योंकि अगर आप देखें ना कि बॉल टेम्परिंग के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी बड़ी बदनामी हो गई है, उसके बाद वापसी करना आसान नहीं था और थोड़ा जो है सेट करने का, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने का टाइम था यहाँ पर डेविड वार्नर को, और वो इसलिए हो पाया क्योंकि जॉनी बेयरस्टो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जो एक अटैक का जो जिम्मा था वो अपने ऊपर लिया, अपने कंधों पर वो भार उठाया और उसके बाद 400 रन, यानी किसी टीम के ओपनर्स अगर 600 और 400 बनाते हैं आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां दबाव बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, तो ऐसे में आसान नहीं होता है किसी भी के लिए भी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। अब हम बात कर लेते हैं 2018 की उस सीरीज की जब डेविड वार्नर जैसा प्लेयर नहीं था, केन विलियमसन ने अकेले लीड किया और इस सीजन में आपको पता है केन विलियमसन ने कितना रन बनाया, 700 से ऊपर रन बनाए थे बतौर कप्तान। और जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की, टीम जो है फाइनल तक पहुंचती है। 2018 के फाइनल तक टीम ने सफर तय किया और ये दिखाता है कि वो किस तरीके के बल्लेबाज हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर कर लें कि आखिरकार उस सीजन में क्या हुआ था, अगर हम चले जिक्र कर लें कि आखिरकार किस तरीके का प्रदर्शन रहा था, तो 735 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कप्तानी करते हुए 2018 में केन विलियमसन ने। तो ये दिखाता है कि क्या स्थिति रही है। अगर उनके हम प्लेयर्स की बात कर लें, 2013 में पहली बार जो है ये टीम आई थी, आईपीएल में देखी थी, और उसके बाद 2014 में वार्नर ने 528 बनाए, 15 में 562 बनाए, 2016 में 848 बनाते हैं, फिर 2017 में डेविड वार्नर टॉप स्कोरर होते हैं, उसके बाद से फिर से 2018 में केन विलियमसन टॉप स्कोरर होते हैं। तो ये दिखाता है कि जो इनकी टीम है वो काफी लयबद्ध तरीके से नजर आती है। चौथे नंबर पर मनीष पांडे को अगर आप देख रहे हैं, मनीष पांडे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कभी भी आपको रन बना करके देते हैं, मिड ऑर्डर में आपकी टीम को स्थायित्व देते हैं, आपकी टीम में जो है एक मजबूती देते हैं, जो कि आप सिंगल डबल करके स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते हैं और बाद में रन बना भी सकते हैं। ये मनीष पांडे की खासियत है और इंडियन टीम के साथ खेलते रहे तो वो एक अनुभव उनके साथ काम आता ही है और हालिया दिनों में नंबर 4 पर हमने उनको बैटिंग करते हुए देखा हुआ है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके साथ नंबर 5 पर क्या हो सकता है। तो देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो नंबर 5 पे जो ऑप्शन है अभी के लिए, अगर आप देखेंगे तो नंबर 5 पे बैटिंग आप करा सकते हैं, आपका ऋद्धिमान साहा भी हैं,
अब्दुल समद एक ऐसा नाम है जो कि रणजी ट्रॉफी में उन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है पिछले सीजन में, घरेलू सीजन में, और 18 साल का एक यंग लड़का है जिसको भी आप मौका दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 6-7 की बात कर लें, विजय शंकर, जिनको कि इंडियन टीम ने हालिया दिनों में नंबर 4 पर बैटिंग करवाया है। विजय शंकर को आप ले सकते हैं बतौर ऑलराउंडर, 1-2 ओवर वो आपसे गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी में भी फोकस कर सकते हैं। उनको आप एक जवाबदेही दे सकते हैं कि भैया आप जा रहे हो, मिडिल ऑर्डर की कमान संभालो, आप मैच फिनिश करके आओगे, एंड तक करके आओगे। और हिटिंग की जहां तक बात है, विजय शंकर के पास वो एबिलिटी है कि वो हिट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। गेंदबाजी की बात कर लें, जो 3 तो आपने बैटिंग में फॉरेनर्स को ले लिए, विलियमसन, डेविड वार्नर एंड बेयरस्टो, लेकिन चौथा जो एकमात्र विकल्प बचा हुआ था और उसको आप कभी डिनाई नहीं करेंगे, और वो हैं अफगानिस्तान के राशिद खान। तो राशिद खान जब आएंगे तो वो गेंदबाजी तो करेंगे ही, लेग स्पिनर हैं, उनकी कमाल की गेंदबाजी रही है। आईपीएल का उनका करियर ग्राफ उठा करके देखिए, काफी शानदार रहा है, और साथ ही साथ अंतिम में कुछ लपेटने वाला शॉट भी वो खेलते हुए नजर आ जाते हैं। उसके अलावा गेंदबाजी भारतीय आक्रमण रहेगी, और वो है उसकी अगुवाई करेंगे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज के अगुवा रहे भुवनेश्वर कुमार। राशिद खान स्पिनर हो जाएंगे। बेसिल थम्पी एक तेज गेंदबाज हैं, काफी अच्छा दिलडोल है इनका। खलील अहमद जो इंडियन टीम के लिए खेल भी चुके हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, विराट कोहली के फेवरेट ही माने जाते हैं, विराट कोहली की कप्तानी में खेल चुके हैं। तो खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार, बेसिल थम्पी या संदीप शर्मा, इनमें से कोई एक, 3 तेज गेंदबाज हो गए आपके पास। एक राशिद खान हो गए 4, और उसके बाद विजय शंकर को आप खिलाते हैं तो 5 ऑप्शन गेंदबाजी में आपके ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। और एक और नाम लेना चाहूंगा, अभिषेक शर्मा, एक ऐसा प्लेयर जो ऑलराउंडर है, और इसकी हिटिंग हमने देखी थी दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए जब ये खेल रहे थे, वहां पर इनकी हिटिंग काफी शानदार रही है। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं, तो इनको भी आप खिला सकते हैं। अब एक ऑप्शन बचता है फेबियन एलन का और राशिद खान का। राशिद खान काफी जो है ना वो उन पर दांव लगाया जाता है, काफी किफायत गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन अगर कभी की हो हैदराबाद के साथ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि रिप्लेस करना पड़ जाए राशिद खान को, तो आपके पास एक ऐसा बॉलर है, एक ऐसा ऑलराउंडर है फेबियन एलन के रूप में, जो कि लेफ्ट आर्मर भी है, साथ ही साथ बैट्समैन काफी शानदार हैं, अच्छे खासे रन आते हैं, वेस्ट इंडीज से आते हैं, तो आप इनकी कलाइयों का, इनकी बाजुओं की जो ताकत है वो समझ सकते हैं, बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये वो टीम है जो खेल सकती है। प्रियम गर्ग भी बल्लेबाजी में इंडियन टीम अंडर-19 टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो ये वो टीम है जिसके साथ ये सनराइज हैदराबाद की टीम जो है वो आगे बढ़ सकती है, और मुझे लगता है कि काफी अच्छा मौका इनके पास भी है कि ये अच्छे ढंग से इस मुकाबले में अपनी टीम को लेकर के जाएं। साथ ही साथ अगर देखें तो जिस तरीके की स्थिति रही है, हैदराबाद की टीम ज्यादा शोरगुल नहीं करती है, 2 ही बार फाइनल तक पहुंची है ये टीम, और उसमें से एक बार विजेता रही है और एक बार रनर अप रही है। लेकिन इस टीम में वो कैपेबिलिटीज हैं, इस टीम में वो सारे खिलाड़ी हैं, वो एसेट हैं जो कि मैच जिताने के लिए चाहिए, और बड़ा ही बैलेंस्ड साइड नजर आता है। और सिर्फ खिलाड़ियों की ही बात क्यों करें, इनके साथ जो आउटसाइड में जो सपोर्ट स्टाफ की जो टीम है वो भी काफी शानदार नजर आती है। और इसीलिए अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए काफी बेहतर है, और ये पूरा एक जो है ये टीम मिल करके एक पूरा पैकेज देती है कि यूएई में आप टीम को जिता सकते हैं। और यूएई में भी जो है डेविड वार्नर या बाकी जो खिलाड़ी हैं उन सबको खेलने का मौका मिला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से भी उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह खेली है वहाँ पर, तो उन सबको अभ्यास है वहाँ खेलने का। और यूएई के भाई जो ट्रैक है वो बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है वहाँ पर, तो बड़ा ही आसान हो सकता है। आप सबको याद ही होगा जब 2014 का फर्स्ट हाफ खेला गया तो किस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी पारी खेली थी, उसके बाद भारत में आके खुश हो गए थे भले ही, लेकिन वहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। तो पूरा मौका है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, और मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये एपिसोड आईपीएल सीरीज के इस एपिसोड में आपको मजा आया होगा, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के बारे में जान करके, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उनकी संभावनाएं कितनी है इस आईपीएल को जीतने को लेकर के, ये देख करके आपको अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ बता दें आपको जाने से पहले कि हम आईपीएल में स्पोर्ट्स टॉक यानी किसी चैनल पर प्री मैच पोस्ट मैच शो लेकर के आने वाले हैं। ड्रीम 11 अगर आप खेलते हैं तो साथ ही साथ उसमें हम प्रेडिक्शन लेकर के आएंगे मैच के बाद कि अगले दिन जो मुकाबला होगा उसमें आप कौन कौन से खिलाड़ी को अपने ड्रीम 11 का हिस्सा बनाएंगे, ओपोनेंट टीम से कौन खिलाड़ी आप लेंगे, अपनी दूसरी जो टीम है आपकी फेवरेट उससे कौन सा खिलाड़ी लेंगे, ताकि वो मिल करके आपके लिए अच्छा कर पाए और आप जीत पाए ढेर सारा इनाम।
तो उसके लिए स्पोर्ट्स टॉक को ट्यून कर रही है। अगर आप नए दर्शक हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए इस चैनल पर ढेर सारी चीजें लेकर के आते हैं और साथ ही साथ आईपीएल में पूरी कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा, मुझे यानी शशांक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।